नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी बॉब स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित आईक्यू वितरण। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंटल एज, रियल एज, इंटेलिजेंस टेस्ट एवं आईक्यू के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम आईक्यू वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेशलर के द्वारा निर्मित आईक्यू वितरण। इसमें बेशलर ने माना है कि 130 या इससे ऊपर वाले बुद्धि लब्धांश वाले बालक का जो श्रेणी है वो अति श्रेष्ठ श्रेणी है, यानी प्रतिभाशाली बालक इसको माना जाएगा। 130 या इससे ऊपर के बालक को अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक या प्रतिभाशाली बालक माना है बेशलर ने। 120 से 129 के बीच में अगर बुद्धि लब्धांश है तो श्रेष्ठ बालक माना गया। 110 से 119 के बीच में अगर बुद्धि लब्धांश है तो उच्च सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाता है। 90 से अगर 109 के बीच में बुद्धि लब्धांश है तो सामान्य बुद्धि वाला बालक। 80 से 89 के बीच में अगर बुद्धि लब्धांश है यानी बालक का आईक्यू है तो मंद बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। 70 से 79 के बीच अगर आईक्यू है तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला माना जाएगा। और 69 से नीचे अगर किसी बालक का आईक्यू है तो निश्चित तीक्ष्ण बुद्धि माना जाएगा। उसी प्रकार मैरिल द्वारा निर्मित जो आईक्यू वितरण है उसमें मैरिल नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू जो है अगर 140 या इससे ऊपर है किसी बालक का तो अति श्रेष्ठ बुद्धि यानी प्रभावशाली बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। अगर 120 से 139 के बीच आता है तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। 110 से 119 के बीच अगर बुद्धि लब्धांश है तो उच्च सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। 90 से अगर 109 के बीच बुद्धि लब्धांश है तो उस बालक को सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। और 80 से 89 के बीच है तो मंद बुद्धि। 70 से 79 के बीच है तो तीक्ष्ण बुद्धि। और 69 यानी 69 से नीचे है तो निश्चित तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कंपैरिजन के माध्यम से याद करेंगे। बेशलर के अनुसार जो है 130 या इससे ऊपर वाले मतलब आईक्यू वाले बालक को अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन मैरिल के अनुसार जो है अगर बुद्धि लब्धांश 140 है या इससे ऊपर है तो याद रखना है बेशलर के अनुसार 130 या इससे अधिक और मैरिल के अनुसार 140 या इससे ऊपर, तब अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। और बेशलर के अनुसार 120 से लेकर के 129 के बीच अगर बुद्धि लब्धांश है तो श्रेष्ठ बुद्धि। लेकिन मैरिल के अनुसार 120 से 139 के बीच अगर आता है तो श्रेष्ठ बुद्धि माना जाएगा। इस तरह से ये 2 पॉइंट याद रखना है। 130 से ऊपर है तो बेशलर, 140 से ऊपर है तो मैरिल। 120 से 129 के बीच अगर बुद्धि लब्धांश है तो श्रेष्ठ बुद्धि माना जाएगा, ये बेशलर के अनुसार। 120 से 139 के बीच है तब श्रेष्ठ बुद्धि माना जाएगा, ये मैरिल के अनुसार। तो इस दोनों उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब यहाँ पर ये इतना यहाँ 110 से लेकर के 119 तक कॉमन है जो मैरिल एवं जो है बेशलर दोनों में है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे इसको कि 110 से 109 के बीच उच्च सामान्य बुद्धि 110 से 119 के बीच अगर बुद्धि लब्धांश है तो उच्च सामान्य बुद्धि माना जाएगा। 90 से लेकर के 109 है तो सामान्य बुद्धि माना जाएगा। 80 से 89 है तो मंद बुद्धि मैरिल में भी और बेशलर में भी। 70 से 79 है तो तीक्ष्ण बुद्धि मैरिल में भी और बेशलर में भी। और 69 से नीचे है तो निश्चित तीक्ष्ण बुद्धि, ये बेशलर के अनुसार भी और मैरिल के अनुसार भी। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं मेंटल ग्रोथ एवं डेवलपमेंट जो है। यह मेंटल एवं डेवलपमेंट ग्रोथ जो है ये अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें
मस्तिष्क की परिपक्वता, जो कि आयु बढ़ने के साथ ही व्यक्ति में आता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मेंटल ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के बारे में अपना मत प्रकट किया है, मत दिया है। जैसे थ्रस्टन के अनुसार जो है 12 वर्ष की अवस्था में प्रत्यक्ष परक योग्यता का विकास बालक में होता है और ये पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। 14 वर्ष में तार्किक योग्यता, 16 वर्ष की अवस्था में बालक जो है स्मृति, संख्यानात्मक योग्यता और परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ये थ्रस्टन के अनुसार है। इसी प्रकार बेशलर के अनुसार जो है बालक का मेंटल ग्रोथ एवं डेवलपमेंट जो है कम से कम 20 वर्ष तक होती रहती है। लेकिन आधुनिक शोध के अनुसार जो है ये बताया गया है कि 60 वर्ष की आयु तक आईक्यू में वृद्धि होती रहती है। यानी 60 वर्ष की आयु तक जो है व्यक्ति में मेंटल ग्रोथ एवं डेवलपमेंट होता रहता है। इस तरह से हमने मेंटल ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का क्या महत्व है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का क्या महत्व है। एक मतलब बहुत ही अहम महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का। शैक्षणिक मार्गदर्शन में सहायता मिलती है। जैसे सही मार्गदर्शन शिक्षक कर पाता है, बालक का लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करा पाता है, यानी लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनता है। भविष्य निर्धारण की योग्यता जो है योजना बना सकता है। व्यवहारिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान मुहैया कराया जा सकता है बालक को। बालक के उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी एक टीचर को पता चलता है कि बालक का मानसिक या बौद्धिक क्षमता कहाँ तक, किस लेवल तक है, तो उसी के अनुसार टीचर बालक का मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण जो है शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। और दूसरा है कि छात्र का वर्गीकरण में भी बुद्धि परीक्षण का महत्व है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि क्षमता का बहुत बड़ा यानी बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है। प्रत्येक बालक का बुद्धि क्षमता अलग अलग होता है, अतः इस प्रकार उन्हें सामान्य, उच्च, श्रेष्ठ, निम्न वर्गों में बांटकर सही दिशा निर्देश या विशेष व्यवस्था करना हो या उत्तम पाठ्यक्रम जो है मुहैया कराना हो, तो ये शिक्षक करा पाते हैं। तभी सभी बच्चों का विकास संभव हो पाता है। तो इस तरह से जो है बुद्धि परीक्षण छात्र का वर्गीकरण करने में भी अहम भूमिका निभाता है। लैंगिक भिन्नता में उपयोगी होता है। तो ये लैंगिक भिन्नता में बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास का जो क्रम है होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अतः ज्ञान या मतलब ज्ञान अर्जन की क्षमताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से इन भिन्नताओं को समझकर उनके बीच जो है समायोजन स्थापित करने एवं उनके विकास क्रम को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से लैंगिक भिन्नता में भी ये उपयोगी सिद्ध होता है। बुद्धि परीक्षण का महत्व जो है स्वयं का ज्ञान अर्जन करने में भी है। जैसे बुद्धि परीक्षण के जरिए बालक अपने अंदर की क्षमता, शक्ति, आकांक्षाओं, उसके बाद उसको पहचान पाता है। बालक अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर पाता है, अपनी त्रुटि को भी सुधारता रहता है। तो इस तरह से बुद्धि परीक्षण का जो है स्वयं के ज्ञान अर्जन करने में भी रोल है और अधिगम प्रणाली में उपयोगी होता है। बुद्धि परीक्षण का महत्व अधिगम प्रणाली को उपयोगी बनाने में भी होता है। एक टीचर को बालक के बौद्धिक या मेंटल क्षमता के बारे में पता चलता है, उसी के अनुसार बालक से अधिगम कराया जाता है या बालक को अधिगम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह से अधिगम प्रणाली में भी जो है बुद्धि परीक्षण का बहुत बड़ा रोल है। व्यावसायिक मार्गदर्शन करने में, जैसे व्यवसाय को विकासशील बनाने में सहायक, चयन करने में, त्रुटि सुधारने में, इस तरह से बुद्धि परीक्षण जो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास जो है अनुसंधान यानी रिसर्च पर निर्भर करता है।
अतः जो है कक्षा के भीतर की समस्या और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक रिसर्च के लिए बुद्धि परीक्षण कराना जो है आवश्यक होता है, ताकि कम से कम त्रुटि हो सके। सही बालक या सही व्यक्ति का रिसर्च के लिए चयन में सुविधा मिलती है बुद्धि परीक्षण से, तभी कम से कम त्रुटि हो पाती है। इस तरह से हमने देखा कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षण का बहुत ही बड़ा रोल है। नेक्स्ट है छात्र चयन में उपयोगी। छात्र चयन में भी उपयोगी होता है। जैसे किसी छात्र का जो है मतलब किसी छात्र को अगर एडमिशन करना हो, यानी कोई छात्र अगर प्रवेश ले रहा है, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा उसे जांच परख कर उसके उसके जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, बुद्धि परीक्षण है, उसके माध्यम से उसे किस क्लास में मतलब देना है, इस बात की जानकारी हो पाती है। छात्रवृत्ति के लिए भी बुद्धि परीक्षण अहम भूमिका निभाता है। किस छात्र में योग्यता है, कौन से छात्र इस योग्य है, इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद विशिष्ट योग्यता वाले बालक को परखने में भी बुद्धि परीक्षण का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से हमने देखा कि बुद्धि परीक्षण का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है। ये क्लास जो है दोस्तों आज एंड हो चुका है, अध्याय 7। अब हम अध्याय 8 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ये ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँगी आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।